तो अभी क्या हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी हर्षमंदर साहब की। ये पहले आईएएस रह चुके थे, बाद में ये बन गए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। खैर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से ज्यादा ये एक तरीके से सेकुलर और लिबरल आइडियोलॉजी को पुश करता है। वही सेंट स्टीफेंस स्कूल। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सेंट स्टीफेंस स्कूल से पढ़ने वाला जो हर इंसान होता है वो इसी आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड करता है, लेकिन काफी लोग करते हैं उस स्कूल से, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू की जो वो आइडियोलॉजी थी, आइडिया फॉर इंडिया, जिसमें इंडिया को एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह बनाना है, उसकी वन ऑफ द जड़ था वो पर्टिकुलर कॉलेज। हालांकि कॉलेज बहुत तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हर्षमंदर साहब जो है, इन्होंने कहा कि 22,000 रोहिंग्यास को, जो ऑफिशियल एक नंबर होता है ना, उसको क्या इंडिया जो है वो अपने यहाँ नहीं रख सकता? क्या हम इतने भी दयालु नहीं बचे? या फिर क्या हमारे रिसोर्सेज जो है वो इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं कि हम 22,000 लोगों को संभाल नहीं सकते, जबकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है? 16 मई को ये बात हुई थी। साथ में और भी कुछ इनके कॉन्सेप्ट रहते हैं जो ये बोलते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ से रोहिंग्यास को डिपोर्ट करते हैं टोटली, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है आर्टिकल 21 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वॉयलेट कर रहे हैं। वॉयलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इंडियन सिटीजन्स को देता है ना, बाहर के सिटीजन्स को थोड़ी देता है। खैर इस पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, क्योंकि हमारे देश में ना मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है। जैसे रोहिंग्यास अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या लगता है? आपको लगता होगा कि बांग्लादेशी होते हैं रोहिंग्यास और वो यहाँ पे इलीगली आ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये तो एक्चुअल में बिल्कुल ही फैक्ट भी गलत है, बिल्कुल गलत है। रोहिंग्यास बांग्लादेशी होते ही नहीं है। इनफैक्ट रोहिंग्यास तो वो लोग हैं जिनको बांग्लादेश ले भी नहीं रहा। तो इसकी मैं थोड़ा सा ना आपको समझा देता हूँ कि चल क्या रहा है, ताकि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आजकल के नैरेटिव्स की, न्यूज की। पहले तो आप ये समझो कि रोहिंग्या जो है ना वो बांग्लादेश के नहीं है, वो म्यांमार के हैं। एक्चुअली म्यांमार जो देश है ना वो अपने बॉर्डर से लगा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर से लगा हुआ है, और साथ में वो बांग्लादेश के बॉर्डर से भी लगा हुआ है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन की मेजोरिटी है, बुद्धिस्ट बहुत सारे रहते हैं। साथ में जो रोहिंग्यास थे वो उसी म्यांमार के एक छोटे से पार्ट में रहने वाले लोग थे। वहां वो कैसे पहुंचे, इसकी कहानी थोड़ी सी पीछे जानी पड़ेगी, हालांकि मैं संक्षेप में समझाऊंगा। एक्चुअली जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे म्यांमार एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस ही हुआ करता था। इनफैक्ट अगर उससे भी पीछे जाओगे ना थोड़ा सा, तो जो इंडियन राजा हुआ करते थे उन्हीं के अंदर म्यांमार आता था, एक प्रोविंस टाइप हुआ करती थी। तो वहां पे बंगाल जो है ना, ईस्ट बंगाल, जिसमें बांग्लादेश भी था पहले, तो वो और म्यांमार, ये अलग अलग टेरिटरीज नहीं थी। यहाँ पे आप इजीली मूव इन मूव आउट कर सकते। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे या तो फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या बाकी किसी काम काज के लिए ब्रिटिश इंडिया जो है वो यहाँ से कुछ पॉपुलेशन को माइग्रेट करती थी। और ये जो माइग्रेट करे हुए लोग होते थे ये म्यांमार पहुंचते थे और वहीं सेटल हो गए। फिर 19th सेंचुरी के आसपास से रोहिंग्यास जो है वो म्यांमार के अंदर रह रहे। लेकिन म्यांमार के लोगों ने वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, वो बर्मीज कल्चर है वहाँ पे, बुद्धिस्ट। तो वो उन लोगों ने प्रॉपरली कभी रोहिंग्यास को या फिर ईस्ट बंगाल से आने वाले मुस्लिम्स को एक्सेप्ट नहीं करा। एक्सेप्ट कुछ करा भी नहीं। और कुछ जो है आपकी सिचुएशंस भी बहुत मैटर करती हैं कि भाई आप किस तरीके से रहते हो, आप कैसे काम करते हो, तो वो बहुत मैटर करता है कि आपको एक्सेप्ट करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। अगर आपकी जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, रिलीजन है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है उन लोगों से। जैसे नॉन वेज वेज का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि अगर आप बहुत ज्यादा गंदा नॉन वेज खाते हो और सामने वाले प्योर वेजिटेरियन है, तो दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट थे और इनका कल्चर जो है कभी मिक्स नहीं हो पाया। तो हुआ क्या कि चलो कल्चर मिक्स इतना ज्यादा हो नहीं रहा था, लेकिन 19th सेंचुरी बहुत लंबा टाइम होता है। इतने टाइम में ना बहुत सारे कल्चर मिक्स हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स से इंडिया ने इंडिपेंडेंस लेने का टाइम चल रहा था ना, 1945 के आसपास, जब वर्ल्ड वॉर भी साथ में चल रहा था, तो उस टाइम पे जापानीज फोर्सेस ने म्यांमार पे इन्वेड किया था। अब इन्वेड के टाइम पे जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी मेजर, उन्होंने जापानीज फोर्सेस को उल्टा सपोर्ट किया अच्छा खासा, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स से तंग आ चुके थे वो। लेकिन यहाँ पे रोहिंग्यास की जो पॉपुलेशन थी या छोटे मोटे वहां पे लीडर्स रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उल्टा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट जापानीज फोर्सेस। और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रीजन बन गया कि पहले ही एक तो कल्चर मिक्स नहीं हो रहा था, दूसरा जो है आपने अपनी आइडेंटिटी ही डिफरेंट कर दी, और अब आप दोनों एक अलग अलग विंग में खड़े हुए जिनके बीच में अच्छी खासी लड़ाई होने वाली है। वहां से जो ये एक तरीके से कल्चर का डिफरेंस था ना, वो एनमिटी में कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सा एनिमीज की तरह कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कभी म्यांमार की जो बर्मीज कल्चर था ना, उसने कभी रोहिंग्यास को ढंग से एक्सेप्ट नहीं करा। और फिर 1982 में जाके एक सिटीजनशिप लॉ पास हुआ था। सिटीजनशिप लॉ में क्या था म्यांमार के, कि 135 ऐसी एथनिक कम्युनिटीज थी जिनको जगह दे दी गई म्यांमार में, प्रॉपर उनको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया गया, लेकिन उसमें रोहिंग्यास नहीं थे। म्यांमार का कहना था कि रोहिंग्यास जो है ना, पहली चीज तो ये है कि वो हमारे कल्चर को फॉलो नहीं करते, दूसरा ना तो वो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज भी नहीं बोलते थे वो, क्योंकि वो माइग्रेट कहाँ से हुए थे, वो तो बांग्लादेश के एरिया से माइग्रेट हुए थे, ईस्ट बंगाल से। वो बंगाली बोलते थे, या चित्तेगोंग जो बांग्लादेश का रीजन है ना, उसकी जो एक
डायलेक्ट है, वहाँ की जो बोली है वो वाली बोली बोलते थे। तो वहाँ से म्यांमार के लोगों ने या फिर म्यांमार के जो एलिट्स थे उन्होंने ये नैरेटिव रन करना शुरू करा। नैरेटिव कह लो या सच्चाई कह लो, वो तो काफी एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। तो उन्होंने ये बोलना शुरू करा कि भाई ये हमारे उससे बिलोंग नहीं करते, तो ये अलग है, हम अलग हैं, और इनकी ये जो है ये म्यांमार के सिटीजन्स भी नहीं है, ये बांग्लादेशी है, बंगाली है। एक तरीके से वो इन्हें बंगाली बोलते हैं, रोहिंग्यास को जान के बोलते हैं। रोहिंग्यास बोलने में बिलीव नहीं करते वो, क्योंकि रोहिंग्यास बोलेंगे तो कहीं ना कहीं म्यांमार के लोग माना जाएगा उनको थोड़ा बहुत, इसलिए वो उनको बंगाली बोलते हैं। इनफैक्ट जो रोहिंग्यास है ना, वो भी अपने आप को रोहिंग्यास नहीं बुलवाना चाहते, वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स फ्रॉम अराकन्स, अराकन्स एक जगह है म्यांमार की, तो हम वहां के, हम रोहिंग्यास वगैरह बोलने में वो भी बिलीव नहीं करते, पर दुनिया रोहिंग्यास ही बोलती है। फिर मेजर इंसिडेंट हुआ 2012 में, अच्छे खासे स्केल के रायट्स होने लग गए म्यांमार के अंदर, एक तरीके से सिविल वॉर की कंडीशन बन गई। अब पॉपुलेशन ज्यादा थी ऑफ कोर्स बाकी के कल्चर की, तो उनके ऊपर काफी सारा वायलेंस वगैरह हुआ और काफी कुछ होता है, आपको पता ही है राइट्स में क्या होता है। तो वहां से रेफ्यूजीज भागना स्टार्ट हुए और भाग के वो बांग्लादेश के रीजन में पहुंचना स्टार्ट हुए। 2012 के बाद में वहां पे मिलिट्री रूल आना शुरू हो गया, ठीक है, वहां से गवर्नमेंट वगैरह जो है तख्ता पलट वगैरह हो गया, मिलिट्री रूल आया, तो फिर नेशनलिज्म वहां पे ज्यादा बढ़ गया। और फिर 2017 का एक मेजर इंसिडेंट आया जिसके बाद पूरी कहानी चेंज हो गई। एक्चुअली 2012 के राइट्स के बाद और उसके पुराना जो भी हिस्ट्री चल रही थी उसमें ना एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था जो रोहिंग्यास के लिए काम करती थी, उसका नाम था ARSA, अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद में इन्होंने म्यांमार की जो मिलिट्री थी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, म्यांमार की मिलिट्री पोस्ट के ऊपर। 2017 की बात है ये। जब ये हुआ ना, तो फिर म्यांमार की मिलिट्री को एक रीजन मिल गया एथनिक क्लींसिंग का, एक तरीके से वो एथनिक क्लींसिंग बोलते हैं, और उन्होंने फिर जो है ठान लिया कि अब रोहिंग्यास यहाँ नहीं रहेंगे, अब सिर्फ म्यांमार का जो कल्चर है वो रहेगा, और उन्होंने बहुत गंदा वाला क्रैकडाउन करा। उसकी वजह से 7 लाख 8 लाख एक तरीके से मान लो कि मिलियन के ऊपर से जो रेफ्यूजीज है वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच गए, या तो बांग्लादेश के अंदर या फिर कुछ इंडोनेशिया की तरफ या फिर कुछ इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। स्टार्टिंग में तो बांग्लादेश ने इनको एक्सेप्ट किया क्योंकि भाई मुस्लिम्स थे तो सब एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम नहीं दे सकते सिटीजनशिप। अब इसका रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब जो है इस टाइम पे कंडीशन ये है रोहिंग्यास की कि वो स्टेटलेस पीपल है। स्टेटलेस मतलब उनका कोई कंट्री नहीं है, कोई स्टेट नहीं है आज की कंडीशन, आज की सिचुएशन में। यहाँ तक जितनी मैंने कहानी बताई तो आपको लगेगा कि रोहिंग्यास जो है वो बहुत बड़े विक्टिम्स हैं और उनके साथ गलत हुआ, ये हुआ, पर एक्चुअली ना कहानी जो होती है वो हमेशा दो पहलू में होती है, और इसीलिए आज के टाइम में रोहिंग्यास को इंडिया में जगह देना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। क्यों ऐसा है, अब मैं ये समझाना शुरू करता हूँ। देखो, बांग्लादेश क्यों नहीं ले रहा रोहिंग्यास को, पहले आप ये सोचो। वो ऑफ कोर्स ये रीजन देते हैं कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो इनको सर्वाइव नहीं करा सकती, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत डेंस है, तो हमारे बस की तो नहीं है। इससे भी ज्यादा एक और सच्चाई है जो वो इजिली एक्सेप्ट नहीं करते, और उसका रीजन ये है कि ARSA जो ग्रुप बना था ना, जिसने मिलिट्री पोस्ट पे अटैक किया था म्यांमार के अंदर, उसके लिंक देखे गए हैं उनके लोगों के अलकायदा के साथ, ISIS के साथ, बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। और जो ये ग्रुप्स है ना, अलकायदा और ISIS काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं, इन रेफ्यूजीज के लिए आवाज भी उठाई है, और इससे ना एक बहुत ही गंदा सिग्नल जाता है कि कोई भरोसा नहीं है कि कितने एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रोहिंग्यास के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि विक्टिम्स वो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सपोज करो 500 में से अगर एक भी एक्सट्रीमिस्ट है ना, 500 में से 499 बेचारे विक्टिम्स ही हैं, तब भी एक जो एक्सट्रीमिस्ट है ना वो लाखों की पॉपुलेशन पे भारी पड़ सकता है। ये हमने बॉम्बिंग्स वगैरह में देखा हुआ है। एट द सेम टाइम रोहिंग्यास के अंदर भी ग्रुप्स हैं। अजीब बात देखो, आपकी कुछ लाख की पॉपुलेशन है, उसके अंदर भी 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं जिनके आपस में भी लड़ाई झगड़े हैं, और वो काफी बार वायलेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। जैसे ARSA अलग है और रोहिंग्या इस्लामी महज ये करके एक और ग्रुप है, तो इनके आपस में भी वॉयलेंट झगड़े हो चुके हैं। तो भाई दूसरे के झगड़े कोई अपने कंट्री में नहीं लाना चाहता। ये तो बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर बांग्लादेश ही नहीं ले सकता मुस्लिम्स को, जबकि मुस्लिम मेजोरिटी है बांग्लादेश, तो इंडिया के लिए लेना कहाँ से समझदारी की बात है, जबकि उनकी आपस की भी लड़ाई है। ओबली शायद अलकायदा या ISIS से भी कुछ हो, सिग्नल विग्नल हो। फिर आते हैं हम इंडिया के ऊपर। अब ये बता देता हूँ मैं आपको कि रोहिंग्यास का वर्ड इतना उछल उछल के सामने इसलिए आता है क्योंकि रोहिंग्यास को विक्टिम दिखाना थोड़ा आसान है। विक्टिम दिखाना आसान क्या है, वो स्टार्टिंग में थे तो विक्टिम ही, तो विक्टिम दिखाना आसान है। इसकी आड़ में बांग्लादेशी भी इंडिया में घुसते हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, मैंने बताया आपको, चित्तगोंग से मिलती है बोली, तो आप पहचान ही नहीं सकते कि कौन वहाँ से आया, कौन नहीं है, कौन रोहिंग्या है, कौन नहीं है। इसकी आड़ में बांग्लादेशी बहुत सारे इंडिया में घुसते हैं, ह्यूज पॉपुलेशन, उसकी वजह से इंडिया का डेमोग्राफिक चेंज होता है, और फिर सीधे पॉलिटिकल लीडर्स को फायदा होता है। जो पॉलिटिकल लीडर्स ये बार बार मुद्दा उठाते हैं कि रोहिंग्यास को इंडिया में जगह क्यों नहीं मिल रही। बात रोहिंग्यास की नहीं है, सिर्फ लाखों की पॉपुलेशन में बांग्लादेशी इंडिया में घुसता है। अब ये तो ऑफ कोर्स बात सिंपल है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा है, कंडीशन थोड़ी ज़्यादा बेटर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी चीज़ ये है कि म्यांमार के अंदर
सिर्फ रोहिंग्यास नहीं थे। जब सिविल वॉर शुरू हुआ था, वहाँ का तख्ता पलट हुआ था, मिलिट्री रूल आया था, तो सिर्फ रोहिंग्यास थोड़ी थे। 135 एथनिक कम्युनिटी तो वो है जो इन्होंने प्रॉपर उसको रिकॉग्निशन दे रखी है। वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती है। अब उन कम्युनिटीज़ के भी आपस में अच्छे खासे झगड़े थे, और जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे वीक पड़ जाएगी वो सीधे सीधे रेफ्यूजी बनने की कोशिश करेगी। कोशिश क्या, रेफ्यूजी बनेगी। उसकी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्ट में इन्फ्लक्स होगा। अगर रोहिंग्यास को इंडिया ने एक्सेप्टेंस दे दी, रोहिंग्यास को यहाँ पे जगह दे दी, तो ये जितनी भी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं जो रेफ्यूजी बनेंगी, वो सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें घुसने की कोशिश करेंगी, और हम उन्हें भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसे ही हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं जिनको संभालना इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही हैवी काम होता है, हैवी ड्यूटी होती है। ऊपर से चाइना जो है उसकी म्यांमार में अच्छी खासी प्रेजेंस है, और चाइना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, खास करके इंडियन बॉर्डर पे। अगर इंडियन बॉर्डर पे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और रोहिंग्याज इंडिया के अंदर घुसते हैं, तो चाइना इसका बहुत ईजिली फायदा उठा सकता है। रोहिंग्याज नहीं, बाकी के जो रेफ्यूजीज है वो भी, क्योंकि जो ट्राइब्स हैं उनके आपस में झगड़े शुरू होंगे। ये तो कोई बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं है समझनी। उनके आपस में झगड़े होंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो चाइना को कितना एडवांटेज मिलेगा, जबकि वो बॉर्डर पे ही खड़ा है, म्यांमार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा है, वहाँ से देख रेख कर रहा है। तो कहना बहुत आसान होता है कि रोहिंग्याज को हम अपने रिसोर्सेज नहीं दे सकते क्या? अरे भाई, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो हम पता नहीं कितने कंट्रीज को हेल्प बांटते हैं, देते हैं हर साल। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। खैर, अब लास्ट में आते हैं हर्षमंदर साहब और उनके जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ह्यूमन राइट्स की, उन पे आते हैं। दरअसल बात पता है क्या है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो लिटरली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं, प्रॉब्लम में है। जैसे निखिल चंदवानी है, वो भाई अपना, वो पाकिस्तान में जाके हिंदूज़ की हेल्प करता है। हर्षमंदर साहब कभी दिखाई नहीं देते हिंदूज़ की बातें करते हुए कि पाकिस्तान में हिंदू हैं या फिर बांग्लादेश में हिंदू हैं। उनकी बातें करो भाई, ऑन ग्राउंड जाओ ना आप, ऑन ग्राउंड जाके वहाँ लोगों से बातचीत करो, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे उनकी स्ट्रगल्स को देखोगे तभी तो फ़ायदा होगा। होता क्या है ना, ये इसे बोलते हैं सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स सिंड्रोम। सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स हैं इनके। ये सिर्फ उन्हीं ह्यूमन राइट्स को चूज़ करते हैं जो एसी के रूम में बैठ के, शायद साइड में एक वाइन हो ना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इधर कोई मैक्सिकन डिश रखी हो और बढ़िया एसी का अपना रूम है या फिर कॉन्फ्रेंस रूम है और उसमें बातचीत होनी चाहिए। ग्राउंड पे हम नहीं जाएंगे, हमारा ह्यूमन राइट सिर्फ यहीं तक है। वो वाली इनकी कहानी चलती है। ये प्रॉपर एक एनजीओ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इनके पास मीडिया है, वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छा खासा सपोर्ट होता है, इनके पास मीडिया मिल जाती है, इनको दुनिया भर के अवार्ड्स मिल जाते हैं इनको। जैसे हर्षमंदर साहब को जर्मनी का अवार्ड मिला हुआ है, इंटरनेशनल ग्रुप से फंडिंग मिल जाती है, डॉलर्स वगैरह में पैसे आते हैं, यूरोज में पैसे आते हैं। भाई कभी भी आपको जो पाकिस्तानी हिंदू या फिर पाकिस्तानी सिख या बांग्लादेशी हिंदू के लिए काम करने वाले लोग हैं ना, उनको अवार्ड देते हुए आपको कभी नहीं दिखाई देगा। इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लो उतना बढ़िया है। देश के लिए सोचो, दुनिया बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, हिसाब ख़राब है। वो कुछ नहीं सोचते। अगर उन्हें सोचना होता तो लिटरली एक चीज़ सोचते ना भाई, कि एक बात बताओ, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। जैसे इंडियंस हैं, इंडियंस प्रॉपर वीज़ा लेके कितने देशों में पहुंच गए, उनकी लॉबी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई। काश पटेल, ऋषि सुनक और दुनिया भर के लोग हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हो सकता है थोड़ा बहुत रेसिज्म ऊपर नीचे होता हो, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पढ़ के बढ़िया अपना एजुकेशन लेके वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने गए और वहाँ की पॉपुलेशन को हेल्प करने गए और साथ में अपनी हेल्प करने गए और एक प्रॉपर मेथड से गए। क्यों ये लोग मेथड से नहीं आ पा रहे, प्रॉपर मेथड से? क्यों? क्योंकि बेसिक एजुकेशन नहीं पहुंचती। बेसिक एजुकेशन क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि भाई एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है यार। अगर आप सिर्फ अपने रिलीजन के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ोगे, सिर्फ मदरसे से पढ़ेंगे ना, तो पैसे नहीं कमाए जाएंगे, नहीं कमा पाओगे पैसे। और पैसा एक बहुत बड़ा पावरफुल सोर्स होता है अपनी कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए। इतना ही बोलूँगा मैं, ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं जाता। बाकी आपका कंक्लूजन है, आप कमेंट में बताओ, आओ डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही।